नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जीते चुनाव। 2 दिन के बाद करूंगा पर्दाफाश, केजरीवाल ने विधानसभा में कर दिया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पटेल नगर से चुनाव लड़ चुके प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल। आगे खबर में जिक्र होगा कि काली जैकेट के साथ विपक्षी सांसद, अडानी मामले पर संसद परिसर में किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए इसमें शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि डीएनए वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी को दी बड़ी चुनौती। और आगे आपको बताएंगे कि शिक्षा बजट में कटौती, आरक्षण, पेपर लीक जैसे मुद्दे के खिलाफ सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने लिया हिरासत में। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में जीते, 2 दिन बाद पर्दाफाश करूंगा, केजरीवाल ने विधानसभा में कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि वो 2 दिन में बीजेपी का भंडाफोड़ करेंगे। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कैसे हरियाणा महाराष्ट्र में जीत दर्ज की है, 2 दिन बाद पर्दाफाश करेंगे। केजरीवाल ने आगे ये भी दावा किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया जाएगा। इससे दिल्ली वालों को बिजली इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा और पूरा वेतन बिजली बिल में चला जाएगा। दिल्ली विधानसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुझ पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंपने का दबाव बनाया गया था। जब मैंने इनकार कर दिया तो मैं सोच रहा था कि शायद इसी वजह से मुझे जेल भेजा गया। केजरीवाल ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर दिल्ली में लोग बीजेपी को वोट देते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पटेल नगर से चुनाव लड़ चुके प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2020 में बीजेपी की टिकट पर रिजर्व सीट पटेल नगर से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद से हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद बीते जुलाई महीने में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रवेश रतन जाटव समुदाय से आते हैं। उन्हें पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से अपना बदला ले लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काली जैकेट के साथ विपक्षी सांसद, अडानी मामले पर संसद परिसर में किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए इसमें शामिल। जहाँ दोस्तों, संसद की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से सुचारू रूप से चलने के बाद गुरुवार को बाधित हो गई। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले पर जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसद ने अडानी ग्रुप से जुड़े मसले पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मामले की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग भी दोहराई। संसद भवन के मकर द्वार से थोड़ी दूर पर विपक्षी सांसद एकत्र हुए और वहीं प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पहली बार सांसद बनी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय करने जाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने लंबी सी काली जैकेट पहन रखी थी, लेकिन अन्य सांसदों की जैकेट पर मोदी अडानी एक है लिखा हुआ था। सांसद प्रधानमंत्री को सदन में आने की मांग कर रहे थे, साथ ही अडानी मसले पर जवाब देने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डीएनए वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी को दी बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा का जिक्र करते हुए डीएनए की बात कही। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। सीएम के इस बयान पर चहुओर सियासी बयानों का दौर जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती भी
दी। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप डीएनए की बात ना किया करिए। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। भगवा पहन करके, योगी हो करके इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। सीएम के इस बयान पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि योगी जी राम के नहीं हैं। इस चुनाव के परिणाम में अयोध्या की जनता भगवान राम का संदेश है कि योगी जी राम के नहीं हैं। उनसे पूछिए कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसे क्यों नहीं बनने दिया गया। 8 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर लोग माल्यार्पण ना कर सके, इसके लिए पूरी फोर्स लगाने वाले लोग समाजवादी महापुरुषों के बारे में कब से बात करने लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिक्षा बजट में कटौती, आरक्षण, पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के लिए न्याय और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ये प्रदर्शन एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार में छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। शिक्षा बजट में कटौती, ना के बराबर भर्तियां, आरक्षण के नाम पर धोखा, पेपर लीक और परीक्षा घोटाले से युवाओं का जीवन तबाह हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीतियों और नीयत का पुरजोर विरोध किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के बाजुओं में दम नहीं जो कांग्रेस सरकार गिरा दे, भाजपा को सत्ता से दूर होने का दर्द नहीं हो रहा बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को बिलासपुर में 2 साल पूरा होने का समारोह आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, जिस पर अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा पहले भी सरकार गिराने का प्रयास भाजपा ने किया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। इसके बाद अगर भाजपा फिर से सरकार को गिराने का दोबारा प्रयास करेगी तो प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 से बढ़कर 45 हो जाएगी और कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यक्रम को लेकर भाजपा लोगों के बीच में झूठ फैला रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल से कम के कार्यकाल में ही 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। भाजपा इसे पचा नहीं पा रही है, इसलिए भाजपा 2 सालों से कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। सरकार को गिराने के षड्यंत्र में विफल रहने के बाद अब भाजपा आर्थिक मोर्चे पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता लगातार दिल्ली जाकर हिमाचल को मिलने वाले बजट को रोकने का काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2014 से ही नेहरू की आलोचना से चल रहा शासन, जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला, गिनाई कई घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने कहा कि नेहरू के आलोचक और प्रशंसक दोनों ही उनके प्रभाव में हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कहानी ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री की अधिकतम आलोचना के माध्यम से शासन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव ने लेखक आदित्य मुखर्जी की किताब नेहरूज इंडिया के विमोचन के अवसर पर कहा कि पुस्तक की सबसे बड़ी सीख ये है कि न केवल भारत के विचार की रक्षा की जानी चाहिए बल्कि नेहरू के विचार की भी रक्षा की जानी चाहिए। राज्यसभा सदस्य रमेश ने कहा कि इसकी पुरानी और नए आलोचकों से रक्षा की जानी चाहिए और इसे बदलते भारत के लिए पुनर्व्याख्यायित किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी नेहरू की छाया में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बक्सर सांसद ने लोकसभा में दिया बयान, केंद्र सरकार को घेरा, कई मुद्दों को उठाया, कहा लालू के समय को रेलवे ने बताया स्वर्णिम काल। जी हाँ दोस्तों, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने लोकसभा में लालू यादव के समय के रेलवे के लिए स्वर्णिम कार्य बताया और यहाँ पर सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस समय रेलवे के लिए स्वर्णिम काल था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मूडा मामले को लेकर प्रियंक खड़गे का ईडी पर हमला, कहा कुछ और नहीं बस गुलाम निदेशालय और बीजेपी की कठपुतली। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर और ईडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को गुलाम निदेशालय बताया, साथ ही कहा कि ईडी कुछ और नहीं बल्कि भाजपा सरकार की असहाय कठपुतली है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय गुलाम निदेशालय बन गया है
वो और कुछ नहीं बल्कि भाजपा सरकार की असहाय और लाचार कठपुतली है। मूडा मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी की लीक हुई मनगढ़ंत रिपोर्ट ने फिर से भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपकरण के रूप में दुरुपयोग को उजागर किया है। उन्होंने पूछा कि ईडी सरकार क्षेत्र के बिना काम करते हुए जानबूझकर लोकायुक्त के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट को मीडिया में लीक कर रहा है, जो और कुछ नहीं बल्कि अदालत को गुमराह करने का एक शर्मनाक प्रयास है जो सीएम की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के धन शोधन मामले का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।